अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका पाठ 8 शाम एक किसान, जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वैसे भी अपने प्रकृति चित्रण के लिए भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये जो कविता है शाम एक किसान, ये जरा आप विशेष तौर पर सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा रूपक बांधा गया है, मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण है ये कविता, यानी मानव के रूप में चित्रित किया गया है प्रकृति के विभिन्न उपादानों को। विभिन्न उपादान क्या होते हैं? जैसे कि पहाड़, जैसे नदी, तो ये सब, जैसे अंधकार, तो उन सबको जैसे मानव के रूप में निर्जीव चीजों को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य है। इस प्राकृतिक दृश्य में क्या है? पहाड़ है, ऊपर क्या है? सफेद रंग के बादल हैं। पहले इसका सामान्य चित्र देखिए। पहाड़ है, सफेद रंग के बादल हैं और उस पहाड़ के नीचे बच्चों बह रही है एक नदी। ठीक है। नदी के पास क्या है? पलाश के पेड़ हैं। पलाश के पेड़ों की क्या विशेष बात होती है कि उस पे लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। ठीक। और सामने है अंधकार, तो और सूरज जो है वो छिप रहा है, यानी अभी पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है। क्या हो रहा है? सूरज छिप रहा है। तो क्या होता है, जब सूरज छिपने लगता है, आपने देखा होगा एक लालिमा सी आ जाती है और जो बाकी की प्रकृति है उस पर भी वो लाल रंग की लालिमा छा जाती है। अभी मैंने आपको सामान्य दृश्य बताया, ये कविता थोड़ी सी घूमी हुई है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक। इसमें जो बैठा हुआ किसान है वो क्या है? वो पहाड़ को कैसे देख रहा है? कह रहा है पहाड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक किसान बैठा हुआ है, और जो पहाड़ के नीचे जो उसके सिर पर बादल है वो कैसा लग रहा है? जैसे किसान के सिर पर सफेद रंग का साफा बंधा है। और जो पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी है वो कैसी है? ऐसा लगता है जैसे जो किसान होता है वो घुटने पे अपनी चादर रख के बैठा हुआ है। और पलाश के पेड़ों पे जो लाल लाल फूल है वो क्या लग रहे हैं? किसान के सामने जलती हुई लाल रंग की अंगीठी के कोयले हैं। और जो पूर्व क्षितिज पर गहन होता अंधकार है, धीरे धीरे करके जो अंधेरा छाने लगा, वो ऐसा लगता है मानो वो भेड़ों का गल्ला हो। गल्ला मतलब भेड़ों का झुंड हो। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज क्या लग रहा है कि किसान जो है चिलम पी रहा है। चिलम होती है ना जो, तो उसमें सुलगती हुई आग की भांति क्या है? वो शाम का सूरज है। ये पूरा दृश्य शांत है कि अचानक मोर बोल उठता है। मोर की आवाज होती है पियो पियो, तो ऐसा लगता है मानो किसान की पत्नी आई और उसने बोला। अब हम इस पूरे दृश्य को, ये समझा दिया मैंने आपको, इस पूरे दृश्य को अब हम पढ़ेंगे कविता की तरह। ठीक है। तो शाम एक किसान हमारा पाठ 8। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। मैंने आपको दृश्य ये बताया था कि कवि की कल्पना क्या है कि पहाड़ किसी किसान के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे मानो किसान एक घुटने मोड़कर निश्चिंतता से बैठा हुआ है और सामने डूबते हुए सूरज के डूबता हुआ सूरज कैसा है? मानो वो सुलगती हुई चिलम पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर क्या है? जो सफेद रंग के बादल हैं पहाड़ के सिर पर, वो क्या कल्पना कर रहा है कवि कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके किसान के सिर पर सफेद रंग का आकाश रूपी बादल रूपी साफा बंधा हुआ है। और उसके घुटनों पर जो सफेद चादर है वो कैसा प्रतीत, जो नीचे पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, तो लग रहा है किसान के घुटनों पर सफेद चादर पड़ी हुई है। समीप स्थित जो जंगल है वहां पलाश के लाल लाल फूल कैसे लग रहा है? जैसे किसान अंगीठी जलाकर बैठा था, वो लाल लाल कोयले का जो उनकी लालिमा है वो दिखाई दे रही है। और दूर पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी,
अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो पलाश के फूल की जो दहक रहे हैं वो उसके कल्पना किससे की है उसने तुलना, उसकी कल्पना की है उसने किसान के पास जलती हुई अंगीठी से। अंधकार जो है वो पूर्व की दिशा में दूर सिमट के बैठा हुआ है, कैसे, जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। तो अंधकार की तुलना उसने किससे की, भेड़ों के गल्ले माने झुंड, भेड़ों के झुंड से अंधकार की तुलना की है। बहुत ही अच्छी और सुंदर कल्पना है। ठीक है। अचानक, अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजय सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही अचानक बोला मोर, ये दृश्य तो यहां तक आपको समझ में आ गया था कि अचानक से जो शाम को मोर की आवाज आई जोर से, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो, संभवतः किसान की पत्नी ने, क्योंकि जैसा संबोधन ये दे रहे हैं ऐसा पत्नी ही अक्सर अपने पति को दिया करती है। अजय सुनते हो। संभवतः इस आवाज से किसान हड़बड़ाकर उठ बैठता है और क्या होता है, उसकी चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। अर्थात क्या हुआ कि चिलम के रूप में जो है वो सूर्यास्त हो गया और धुएं के अंधकार जो है, धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में फैल गया और इस प्रकार से सूर्यास्त के साथ ही क्या हुआ, शाम रात में ढल जाती है। एक बार फिर देखिए इसको कि मोर की आवाज कैसे लगी, जैसे किसी ने जोर से पुकारा हो। आवाज सुनकर शाम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठा और ऐसा लगा असावधानीवश उससे चिलम गिर गई हो और चिलम के उलटने से क्या हुआ कि सूरज अस्त हो गया और धुएं जैसा अंधकार चारों ओर छा गया। तो ये इसका दृश्य है और ये बहुत ही सुंदर कविताओं में आती है बच्चों हमारी। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। जैसे आकाश की कल्पना साफे से, क्योंकि ये साफा क्या होता है, जो सिर पे किसान जो बांधते हैं ना पगड़ी जैसी, वो तो आकाश को, पहाड़ को क्या बता दिया इसने, किसान बता दिया। सफेद सफेद बादल देखे आपने तो किसान कैसा साफा बांधता है, सफेद रंग का। तो उसने क्या कहा कि सफेद रंग का साफा क्या है, जो पहाड़ के ऊपर छाए हुए बादल है वो किसान का साफा है। ऐसा लगता है कि वो उसकी चोटी को छू रहा है। और साथ क्योंकि बादलों के छोटे छोटे टुकड़े सफेद रंग के होते हैं इसलिए आकाश की कल्पना साफे से की गई। ठीक है। अंधकार को भेड़ों के गले जैसा क्यों कहा है, क्योंकि आप देखते हो जब सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होने लगता है तो क्या होता है, पूरब में अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूर से कहीं देखो तो कहीं पे अंधकार ज्यादा दिखता है, कहीं पे थोड़ा धुंधलका दिखता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अंधकार कैसे, जैसे भेड़ों का झुंड, किसान भेड़ चरा के आया था, उसने अपने झुंड को एक तरफ बिठा दिया तो अंधकार अभी सिमट के बैठा था कि कब सूरज डूबे और कब मैं सारे में छा जाऊं। तो ये है शाम एक किसान और ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। अब इस कविता में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इस पूरी कविता में मानव जैसी क्रियाएं प्रकृति को करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। पूरी कविता हमारी मानव के रूप में चित्रित की गई है प्रकृति को, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, क्योंकि बहुत सुंदर रूपक बांधा गया। रूपक क्या होता है कि किसी चीज को इतनी ऐसी तुलना की जाए कि हमें वो जो है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने कहा सीता चंद्रमा के समान सुंदर है, ये उपमा अलंकार है, बट सीता तो चंद्रमा है, सीता चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार है। मतलब सीता इतनी खूबसूरत है, मैंने उसकी इतनी खूबसूरती की तुलना करने के लिए, जरूरत से ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या किया, सीता चंद्रमा है। तो ऐसे ही ये कविता है। यहाँ इसने क्या किया, डायरेक्टली जो पहाड़ है उसको किसान के रूप में और जो आकाश है उसको साफे के रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार बहुत ही अद्भुत रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता शाम एक किसान। अब हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे 9वें पार्ट में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।